जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है, हमने मनु के विषय में चर्चा करते हुए उसके राजा के औचित्य को देख लिया था, उसके संप्रभुता के क्या आधार थे उनकी चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने बात की थी कि मनु का जो सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो योगदान है, उस योगदान के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था, स्टडी कर ली थी उसकी। अब उसके बाद हमने मनु के परराष्ट्र संबंध, जो दो महत्वपूर्ण जो विषय हैं जिनसे संबंधित मनु के बारे में प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना है, ऐसे दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सामाजिक व्यवस्था के रूप में मनु का क्या योगदान रहा और उसके अलावा परराष्ट्र संबंधों के निर्धारण में मनु ने किस प्रकार की व्याख्या को स्थापित करने का प्रयास किया है, इसके बारे में जब चर्चा कर चुके हम और उस चर्चा से अब आगे जब हम चल रहे हैं तो दो छोटे छोटे टॉपिक हमारे पास रहेंगे, जिनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जुडिशियली सिस्टम जो था, जुडिशियल जो सिस्टम है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो जुडिशियली जो सिस्टम है, ये आप जानते हैं, अगर इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ कि एक बार मैं देख लें, मनु की न्याय, दंड या अपराध व्यवस्था, ठीक है। अब इसका जो आधार रखा गया था या इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो हम बात करते हैं कि हमें न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या न्याय जैसा जो तत्व है वो किसी राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है, या क्या न्याय की अवधारणा के बिना किसी भी राष्ट्र का सर्वाइव करना पॉसिबल है क्या, या कोई भी राष्ट्र अन्यायी व्यवस्था से चलते हुए भी शासन कर सकता है क्या। क्योंकि हमने देख रखे हैं कंस का शासन, रावण का शासन, जरासंध का शासन, या हिटलर का शासन देख लीजिए, वर्तमान समय में अगर बात करें मुसोलिन का देख लीजिए, और सद्दाम हुसैन का शासन देख लीजिए, और भी कई प्रकार के प्रशासन रहे हैं जहाँ पर न्याय तत्व लगभग विलुप्त रहा है, न्याय की अवधारणा का पालन नहीं किया गया। तो आपने देखा होगा कि अंत में ये जो राज्य थे या ये जो शासक थे, इन राज्यों और शासकों को नष्ट होना पड़ा। इसका मतलब हो गया कि न्याय भी राष्ट्र की अवधारणा के पालन में या उसको स्थापित करने में या उसको सर्वाइव करने में न्याय भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और न्याय क्या है, दो पक्षों में संतुलन बनाने की प्रक्रिया है, अगर सामान्य शब्दों में कहेंगे तो। मतलब दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है या दो व्यवस्थाओं में यदि कोई टकराव उपस्थित होता है, तो उस टकराव को दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए उसका निर्धारण करना। यहाँ पर आपराधिक मामलों में एक तरफ राज्य होता है और एक तरफ अपराधी व्यक्ति होता है, तो वहाँ दो व्यक्ति तो नहीं है, एक संस्था यानी राज्य है और एक व्यक्ति यानी जो अपराधी है वो। उनके बीच में जो संतुलन है या उनके बीच में जो संबंधों को, न्यायिक संबंधों की स्थापना करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। ठीक है, अब हम देखें अब इसका आधार क्या रहा, क्योंकि हमने बात की थी कि मनुस्मृति में
जैसा कि आपको दिख रहा है सामने कि हमने बात की है कि एक समय था जब राज्य नाम का कोई तत्व नहीं था, यानी राज्य की उपस्थिति नहीं थी। तो उस उपस्थिति की यानी न्याय की अनुपस्थिति के कारण जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? अन्याय और अराजकता की व्यवस्था। उस अव्यवस्था या अराजकता की स्थिति से बचने के लिए, यानी जिस व्यवस्था में शक्तिशाली वर्ग का प्रभुत्व था, तो उस व्यवस्था से बचने के लिए क्या किया गया कि राज्य की स्थापना की गई। यानी राज्य के द्वारा स्थापित जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में राज्य को ये दायित्व दिया गया कि वह सभी प्रकार से शक्तिशाली वर्ग और कमज़ोर वर्ग के बीच संतुलन बनाते हुए उनके साथ प्रशासनिक स्तर पर काम करने का प्रयास करे। ठीक है, यानी उस वर्ग को, जो कमज़ोर वर्ग है, उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तो यानी शक्तिशाली वर्ग और कमज़ोर वर्ग दोनों के बीच में व्यवस्था करना या दोनों के हितों के बीच में संतुलन स्थापित करने को ही किसका नाम दिया गया? न्याय का नाम दिया गया। ठीक है, आप देखिए मनुस्मृति में हमने पहले भी चर्चा की है, एक बार हम रिवाइंड कर दें। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में क्या कहा गया है? किसके विषय में कहा गया है? न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में। न्यायालय में व्यवहार की चर्चा की गई है। और व्यवहार, मैंने आपको बताया व्यवहार शब्द किसके लिए आया है? मुकदमों या वादों या केसों के लिए। व्यवहारों के संदर्भ में या व्यवहार के संदर्भ में चर्चा की गई है। ठीक है, इसी तरह मनुस्मृति के 8वें अध्याय में भी, मनुस्मृति के 8th चैप्टर में न्यायालय में किस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे इसके बारे में बताया गया। साक्ष्य प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई। देखिए, आप जो भी उत्तर लिखेंगे, जितना आपको आता है आप उतना ही लिखेंगे, लेकिन बात यह है कि आप जितना आता है उसे अगर ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर पा रहे हैं या आप उसे ढंग से सामने वाले को समझा पाएंगे, तो आपको जो मार्क्स मिलने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इस तरह से लिखेंगे इन आधारों को लेते हुए, तो वह जो सामने जो शिक्षक है वह भी ध्यान देगा कि ये बालक क्या करके आया है, अपना जो टीचिंग वर्क है वो पूरा करके आया है। ठीक है, तो इनके साथ चलेंगे। न्यायालय में व्यवहार यानी मुकदमों के बारे में, किस तरह से मुकदमे, कौन कौन से मुकदमे, क्या मुकदमे होंगे, राज्य का हस्तक्षेप किस सीमा तक होगा, या राज्य के द्वारा उन मुकदमों के बारे में क्या चर्चा की जाएगी, ऐसा प्रस्ताव बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो साक्ष्य प्रक्रिया यानी मुकदमे चालू हो चुके हैं, मुकदमे चालू होने के बाद न्यायालय के द्वारा जब उनसे उन मुकदमों के बारे में जो निर्णय किया जाएगा, फाइनल जो डिसीजन आएगा, तो उससे पहले सबूतों, दोनों पक्षों से जो गवाह और सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे, उन गवाहों और सबूतों की क्या प्रक्रिया होगी या किस तरह से उनका वर्गीकरण करके उनसे सत्य बाहर निकलवाया जाएगा या सत्य का उद्घाटन करवाया जाएगा, करवाया जाएगा सत्य को, ये सारी चर्चाएं की गई हैं। संपत्ति के विभाजन को लेकर 10वें अध्याय में चर्चा की गई थी, जो कि हमारे आगे विषय बनने वाले हैं। देखें एक और, यानी मनुस्मृति के प्रत्येक अध्याय के बारे में या प्रत्येक विषय के बारे में आपको बताया गया था। और मैंने आपको पहले ही बताया था इसके कितने अध्याय हैं, 12। और 12 में से पहले अध्याय में क्या चर्चा की गई कि सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ, और सृष्टि का निर्माण होने के बाद किस अध्याय में किस किस विषय को ध्यान दिया गया। तो हमने बात की थी संपत्ति के बंटवारे को लेकर, अध्याय 10 में चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप देखें इनको, अध्याय 10 क्या कहता है।
अध्याय 10 के अंतर्गत संपत्ति के विभाजन, लिख लें इसको। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में संपत्ति के विभाजन की भी चर्चा की गई। संपत्ति के विभाजन की भी चर्चा की गई। अभी आप देख रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 2004 या 5 के बाद जितने भी मुकदमे हैं संपत्ति या प्रॉपर्टी से संबंधित, उन सभी मुकदमों में क्या किया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा कि पार्टी जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स का भी उस संपत्ति में क्या माना गया है, बराबर का योगदान माना जाएगा। यानी शेयर क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो कई लोग इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो हिंदू धर्म में परिवारों को लेकर एक तरह का विभाजन पैदा करने की साजिश है। ऐसा जिनको जितना न्याय समझ में आ रहा है वो उसी प्रकार न्याय की क्या कर देते हैं, व्याख्या कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ अंतिम अधिकार किसको दिया गया है व्याख्या करने का, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो महिलाओं को, उस परिवार की को अगर आप अनुदान दे रहे हैं या किसी तरह की संपत्ति दे रहे हैं तो आप उस बात को ध्यान रखें कि उस संपत्ति के विभाजन में आपका हिस्सा जितना है उतना ही आपकी सिस्टर का भी है। ठीक है, एक बार इसको सही कर लें। 9वां अध्याय, मुझे ध्यान, ठीक है, 9वां। तो ये तो विषय है जिन विषयों पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। ये हम विषय के अंतर्गत जा रहे हैं कि न्याय की महत्ता क्या है। ठीक है, न्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी ही न्याय को डिवाइडेशन करने के लिए आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी उसमें जो पोर्शन है उसने 6 बिंदुओं के अंतर्गत या 6 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अंतर्गत मनु ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की है। उसमें सबसे पहली बात तो है या सबसे महत्वपूर्ण या शासक की न्यायिक शक्ति व मर्यादा। दूसरा है दंड सिद्धांत की व्याख्या। ठीक है, तीसरा है न्यायालय का संगठन। चौथा है न्यायाधीशों की योग्यताएं। ठीक है, पांचवा है अपराधों व दंड का वर्गीकरण। अपराधों व दंड का वर्गीकरण। और छठा है न्यायिक प्रक्रिया, यानी किस तरह से मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। ये 6 वे आधार हैं जिनके आधार पर हम मनु की न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन करने
वाले हैं। यानी मनु को आप देखिए, मैंने पहले ही कहा, मनु को राजनीतिक विचारक से ज़्यादा सामाजिक विचारक के तौर पर ज़्यादा जाना, और सामाजिक विचार में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहता है वो है हमारा न्याय। क्योंकि ये न्याय व्यवस्था हमारे सामाजिक पार्टी या हमारी जो सामाजिक संरचना है उसको भी प्रभावित करने का काम करती है। सोशल जो हमारा सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है पूरी तरह से न्याय व्यवस्था। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भी हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातें पॉजिटिव और नेगेटिव कही जाती हैं कि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था जो चल रही है वर्तमान में वो इतनी लचर है, इतनी धीमी है कि करोड़ों केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लाखों केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और छोटे मोटे केस तो बहुत नीचे की कोर्टों तक भी पेंडिंग रहते हैं। तो वो एक सिस्टम है। तो कोर्ट के अंदर आप देखेंगे सिविल तरह के केस आते हैं, क्रिमिनल केसेज आते हैं, रेवेन्यू से संबंधित कोर्ट अलग होते हुए भी उनके भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इन विवादों का निपटारा करने की अपनी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया हमारे पास छठी श्रेणी में आएगी। छठे बिंदु पर हम पढ़ेंगे अपराधों और दंडों का वर्गीकरण किया गया है कि किस तरह के अपराध सिविल नेचर में आएंगे, किस तरह के अपराध क्रिमिनल नेचर के हैं, और उनका दंड देने का क्या औचित्य है, या दंडों का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि दंड अत्यधिक कठोर हो या दंड अत्यधिक लचीले हों। ऐसी व्यवस्था से भी न्याय व्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ऐसे हम देखेंगे न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होंगी, क्योंकि न्यायाधीश सम्राट या राजा या शासक के बाद सेकंड नंबर पर सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, जिनका अपना एक महत्व है या जो सीधे राजा के द्वारा निर्णित किए जा सकते हैं। ऐसा न्यायालय का संगठन पूछा जाएगा। जैसे वर्तमान में हमारे न्यायालय का संगठन है तो वह सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से प्रारंभ। तो ये हमारी एक व्यवस्था है। कोई सा भी वाद होगा, चाहे इस क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल नेचर का केस हो, सबसे पहले वह कहाँ जाएगा? सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट के खिलाफ अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। यानी डायरेक्ट आप कुछ मामलों को छोड़कर या कुछ अपवादों को छोड़कर डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिविल कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील सुनेगी, पूरा मामला दोबारा से चालू नहीं करवाती। न्यायालय का संगठन बता दिया मैंने आपको एक जर्नल, एक इंट्रो के रूप में, क्योंकि आप वर्तमान में देखते हैं कि कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं। उसके ऊपर है दंड सिद्धांत की व्याख्या, यानी दंड किन आधारों पर दिया जाना चाहिए, दंड का औचित्य क्या है, दंड क्यों होना चाहिए, क्या दंड ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा न्याय व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। ऐसा विषय हम उसमें चर्चा करने वाले हैं जो हमारे काम आएगा। तो हम एक एक करके बिंदु पकड़ते हैं और उनको याद करते हैं। चलें, सबसे पहला है शासक की न्यायिक शक्ति और मर्यादा। तो देखिए आप, सबसे पहले ये दायित्व किसका रखा गया है? राजा के द्वारा ही न्याय की स्थापना की जाएगी। न्याय की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी ने, या राज्य की स्थापना के तौर पर या राजा की स्थापना के रूप में, या अपने एजेंट या अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा ने मनु को राजा या शासक के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। ठीक है,
अब राजा का दायित्व हो गया है कि वो किसकी स्थापना करे, न्याय की। तो आप देखें पहला बिंदु इसका, मनु के अनुसार ठीक है, दंड के माध्यम से मनु के अनुसार न्यायोचित दंड के प्रवर्तन से यानी इम्प्लीमेंट से राजा द्वारा, राजा मतलब शासक, शासक द्वारा राज्य में सद्गुणों की स्थापना व बुराइयों का प्रतिकार किया जाना चाहिए। का प्रतिकार किया जाना चाहिए। यानी शॉर्ट में हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मनु ये कह रहे हैं कि राजा को न्यायोचित दंड के द्वारा, न्यायोचित दंड यानी कैसा है दंड, दंड के प्रवर्तन से राजा या शासक के द्वारा राज्य में किसकी स्थापना करनी चाहिए, सद्गुणों की, और किसको हटाना चाहिए, बुराई का प्रतिकार किया जाना चाहिए या प्रतिकार करना चाहिए। यानी पहला दायित्व क्या हो गया कि जो हमने पहले भी बात की इस विषय पर, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं लिखें, आपको हेल्प करेगा। मेन आधार क्या है राज्य की स्थापना का, कि जो बुरे व्यक्ति हैं उनको तो दंड का भय रहे और जो सद्गुणी व्यक्ति हैं उनको सद्गुण की स्थापना या सद्गुणों में आस्था बनी रहे। यानी वे जो अच्छा कर रहे हैं वो उस आस्था से करें कि राज्य इसमें हमारा सहायक है या राज्य हमारा इसमें समर्थन करेगा, और सद्गुण की स्थापना करना या सद्गुणों के महत्व को राज्य के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। यानी राजा अगर सद्गुणों के महत्व को स्वीकार नहीं करेगा तो उस राजा का अंत हो जाएगा या उस राज्य को भी नष्ट होना पड़ेगा। अगर वर्तमान समय की बात करें तो लिखा हुआ है अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। पहले अगर यहाँ की बात है आमजन में विश्वास, ये देखते होंगे आप, पुलिस का स्लोगन है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर भय। तो ये देखिए आप, यही सिद्धांत इस तरह से हमारे पास मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो सद्गुण है उनकी स्थापना की जाए और बुराइयों का क्या किया जाए, प्रतिकार किया जाए। ठीक है, पहली बात ये हो गई जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरी बात आगे चलते हैं। मनु ने आगे भी कहा है, मनु के अनुसार, मनु के कथनानुसार क्या बात ध्यान रखनी है कि शासक को यम की भांति, क्योंकि हमने पहले चर्चा की है भेद किए बिना ठीक है, आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं कि न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए या अपराधियों को दंड देना चाहिए। कौन कह रहा है ये? मनु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? शासक को कह रहे हैं। किसकी तरह? यम की तरह। क्या करना चाहिए? प्रिय और अप्रिय का भेद छोड़कर, यानी भावनाओं से इमोशनली ब्लैकमेल जो करते हैं उस कंडीशन से आपको क्या करना है? बाहर निकलना होता है।
बाहर क्यों नहीं निकल सकते आप, या क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रिय को छोड़ दे रहे, प्रिय को क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि तब वो न्याय नहीं होगा। अगर न्याय तथ्यों और सबूतों की बजाय शक्ल देखकर किया जाएगा या रिश्ता देखकर किया जाएगा तो वो न्याय न होकर क्या हो जाएगा, अन्याय कहलाएगा। और सबसे ज़्यादा दुविधा व्यक्ति को कहाँ आती है न्याय करने में, प्रिय और अप्रिय के मध्य में। आपका कोई प्रिय है और आप उसको फांसी नहीं दे पा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में विवाद चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ड्रग्स का मामला चल रहा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो कुछ लोग फेवर में आ रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष में आ रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने एक हीरोइन जिसने मुद्दा उठाया और दूसरी जिसने संसद में उसका प्रतिकार किया, तो कह रहे हैं कि उसकी बेटी, खुद की बेटी ड्रग्स लेती है, तो वो खुद अपने प्रिय के चक्कर में ड्रग्स का विरोध करना भूल गई है। ठीक है, यानी वो इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और वो पक्ष ले रही हैं, और वो जो व्यक्ति है वो आलोचना कर रहा है उस ड्रग्स की, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो देख रहा है ड्रग्स का सबसे बड़ा जो रैकेट है वो कहाँ है, फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो प्रिय के भेद से ऊपर है, और वो जो महिला है जो उसके अगेंस्ट है, उसकी बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने क्या ले रखी है, नशा करती है। तो इस तरह के जो विवाद आते हैं और उनमें व्यक्ति अपने आप को संतुलन नहीं कर पाता है, तो वो संतुलन नहीं करेगा तो वह न्यायाधीश भी नहीं बन सकेगा। वह अपने पक्ष का सपोर्ट करने के लिए उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करेगा, तो अन्य व्यक्ति इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे इस बात के लिए प्रताड़ित कर सकते हैं, या अंततोगत्वा उस शासक को भी क्या करना पड़ेगा, अपने उस पद को खोना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस से क्या समझे आप, कि इस सेंटेंस से हमें पता लगा, इस कथन के अनुसार मनुस्मृति में शासक को अंतिम व सर्वोच्च न्यायाधीश माना है। या सर्वोच्च न्याय शक्ति माना है। या हम कहते हैं कि अंतिम न्यायिक शक्ति किसके अंतर्गत है, राजा के अंतर्गत। राजा ही क्या है, न्यायाधीश है। राजा क्या है, न्यायाधीश है। अंतिम न्यायाधीश कौन होगा, न्यायाधीश राजा होगा। ठीक है, जिसकी तुलना हम आज किससे कर सकते हैं, हम आज उसकी तुलना कर सकते हैं राष्ट्रपति से। अब देखो, राष्ट्रपति स्वयं न्यायाधीश नहीं है, लेकिन फिर भी वह फांसी प्राप्त या फांसी की सज़ा प्राप्त व्यक्ति की फांसी को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। तो ऐसे ही राजा भी जो न्यायाधीश होंगे, इस संगठन के अंतर्गत जो न्यायाधीश होंगे, उन न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए न्याय निर्णय को क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। ऐसे ही राजा भी व्यवहार कर सकता है जैसा कि राष्ट्रपति का व्यवहार है। अब देखो, ये जो अंतिम और सर्वोच्च न्यायिक शक्ति किस पे मानी है, शासक को। लेकिन इसके बावजूद भी क्या राजा कोई भी डिसीजन देने के लिए स्वतंत्र है क्या? क्या राजा को किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है क्या? जबकि हमने पहले बात की थी कि शासक पर भी दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। शासक संप्रभु होते हुए भी संप्रभु नहीं है, और अगर शासक दंड और धर्म का आधार लेकर शासन करता है तो वास्तव में वह संप्रभु शासक है। तो वहाँ पर हमने कहा था दंड और धर्म। तो हम कह रहे हैं कि मनुस्मृति में अंतिम शासक या अंतिम सत्ता को ही क्या माना गया है, सर्वोच्च न्यायिक शक्ति। तो ये अंतिम होने के बावजूद भी, अंतिम और सर्वोच्च न्यायिक शक्ति होने के बावजूद भी, ये जो मनु